नमस्कार, मैं डॉक्टर राजश्री दीपक गोहतकर, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट, राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एवं राजदीप आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर, कोटा, राजस्थान से। आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जो कि बहुत कॉमन भी है, पीसीओएस के बारे में बताना चाहूंगी। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हर वर्ग की महिला में पाई जाने वाली एक हार्मोनल डिस्टरबेंस या एंडोक्राइनोलॉजिकल बीमारी है। ऐसा देखा गया है कि करीब 36 से 40% इंडियन फीमेल्स इस बीमारी से ग्रसित हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा मात्रा में यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता क्या है। तो ये जानने से पहले बेहतर है कि हम जानें कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो नॉर्मल पीरियड्स आते हैं किसी भी महिला में, किसी भी बच्ची में, वो किस तरीके से आते हैं। नॉर्मली होता ये है कि जो अंडाशय या ओवरीज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन से पूरे रेगुलेट होते हैं। ब्रेन द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स डायरेक्टली ओवरीज या अंडाशय पे काम करते हैं और फिर वहां से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अंडकोश में अंडे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मली जो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल होता है वो इस तरीके से होता है कि प्रत्येक महीने में एक अंडा दोनों में से किसी भी एक अंडाशय में एक पर्टिकुलर साइज तक बढ़ता है और उस साइज तक जाने के बाद वो अंडकोश से या ओवरी से रिलीज होता है, जिसे कि ओव्यूलेशन कहते हैं। और एग्जैक्टली इसके 14 दिन बाद मासिक धर्म या पीरियड्स आते हैं। यदि ये शुक्राणु के साथ मिलता है तो फिर प्रेगनेंसी होती है। तो ये हुआ एक नॉर्मल साइकिल। अब हम जानते हैं कि पीसीओएस में क्या डिस्टरबेंस होता है। तो पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है उसमें ये जो हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी से निकलते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मली जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो कि अंडकोश में अंडे बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो नॉर्मली जो इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है एफएसएच और एलएच का, वो करीब 2:1 होता है, अर्थात एफएसएच एलएच के 2 गुना ज्यादा होता है। पर पीसीओएस की बीमारी में ये जो रेशियो है, ये जो आपस का एफएसएच और एलएच का रेशियो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है और एलएच हार्मोन एफएसएच हार्मोन्स के तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है। और उस वजह से होता ये है कि जो अंडकोश में अंडे बनते हैं वो साइज में बहुत छोटे रह जाते हैं और उस पर्टिकुलर साइज पे पहुंच ही नहीं पाते जिस पे जाकर के कि उनको रप्चर होना है या अंडकोश से या ओवरी से रिलीज होना है। तो उस वजह से वो जो एग है या अंडा है वो वहीं के वहीं ओवरी के अंदर एक छोटी सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से हर महीने एक छोटी छोटी सिस्ट बनती जाती है और इसीलिए इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी रखा गया है, क्योंकि इसमें पॉली अर्थात मल्टीपल, सिस्टिक मतलब सिस्ट और ओवेरियन मतलब ओवरी और सिंड्रोम मतलब और भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं इस डिस्टरबेंस की वजह से कि वो सारे सिम्टम्स मिला के एक सिंड्रोम बनाते हैं। तो इसमें जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसमें दोनों ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जो एक मोती की माला की तरह ओवरी के अंदर दिखाई देती हैं और उनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि हर एक उम्र में इस पॉलीसिस्टिक ओवरी के किस प्रकार से परिणाम होते हैं, किस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है किसी भी स्त्री को। तो सबसे पहले हम किशोरावस्था में जानना चाहेंगे, एडोलेसेंट एज ग्रुप में। यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में या किशोरावस्था में
किसी किशोरी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो सबसे पहला सिम्टम आएगा वो आएगा मासिक धर्म की अनियमितता। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिलेड पीरियड या लेट मेंसेस आना या पीरियड्स लेट हो जाना। अब जब इनका पीरियड लेट हो जाता है तो इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि 2-3 महीने में इनका पीरियड आता है, और इसके बाद दो प्रकार हो सकते हैं। तो ये कि जैसे 2-3 महीने में जब पीरियड आता है तो बच्चेदानी के अंदर की सतह बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है और उस वजह से इनको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अर्थात लंबा रक्तस्राव होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम या महत्वपूर्ण लक्षण किशोरावस्था में पीसीओएस वाली लड़कियों को होता है। इसके साथ साथ इस बीमारी में एंड्रोजन एक्सिस अर्थात पुरुष से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है, और इसी वजह से यदि इस बीमारी में कोई किशोरी को ये बीमारी किशोरावस्था में हो जाती है तो उसे एक्नी, हिर्सुटिज्म, ये कुछ सिम्टम्स जो स्किन से रिलेटेड हैं वो आते हैं। एक्नी अर्थात मुहासे बार बार होना चेहरे के ऊपर, हिर्सुटिज्म अर्थात मेल पैटर्न का हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इन लड़कियों के चेहरे पे बाल आना, मेल पैटर्न के बाल आना, ये सारी समस्याएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ इस बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, और इसी वजह से इस तरीके की समस्या में ज्यादा करके किशोरियां मोटापे की शिकार हो जाती हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो किशोरावस्था में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से होती हैं। अब हम यदि आगे बढ़े तो चाइल्ड बीयरिंग एज में यदि हम आते हैं तो उस समय किसी भी महिला को या स्त्री को यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आती है वो मासिक धर्म की अनियमितता के साथ साथ निःसंतानता या इनफर्टिलिटी, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी और इनफर्टिलिटी, जिसमें उस स्त्री को इसका काफी लंबा इलाज लेना पड़ता है, तभी जाकर के कहीं सफलता मिल पाती है। अब यदि और आगे हम देखें तो प्रौढ़ावस्था में या लेट एजेस में यदि हम पॉलीसिस्टिक ओवरी का इफेक्ट देखें तो ये दो प्रकार से इफेक्ट करता है। एक तो ऐसी महिलाओं को डायबिटीज बहुत जल्दी होता है, दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अर्थात हार्ट की जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो इन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किशोरावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक हर उम्र की महिला में कुछ न कुछ परेशानियां या कुछ न कुछ सिम्टम्स इस बीमारी के आते हैं। अब हम आगे यह डिस्कस करते हैं कि इस बीमारी को जानने के लिए क्या क्या जांचें या क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना आवश्यक होता है। तो जैसा कि आपने जाना कि सबसे पहले तो सिम्टम्स हैं, जिससे हमको थोड़ा ये आइडिया आ जाता है कि ये किशोरी या ये महिला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकती है। पर उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ जांचें करानी होती हैं। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सोनोग्राफी, जो कि किशोरावस्था की उम्र में ये जो सोनोग्राफी होती है ये हम एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं। ब्लैडर फुल करके यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली को पूरा जब भर जाती है तब जाकर के हम उसके थ्रू यूट्रस को देखते हैं, ओवरीज को देखते हैं, और उसमें टिपिकल जो ओवरीज का पॉलीसिस्टिक पैटर्न है वो हमको दिखाई देता है। यदि हम चाइल्ड बियरिंग एज में देखें तो यही सोनोग्राफी हम ट्रांसवजाइनल करते हैं या इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं, जिससे हमको यह कंफर्म होता है कि ओवरीज पॉलीसिस्टिक पैटर्न में है।
इसके अलावा जो प्रमुख जांचें हैं वो है हार्मोन्स के टेस्ट। हार्मोन्स के टेस्ट हम ज्यादा करके माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन पर ही कराना उचित समझते हैं, और उनमें भी जो आवश्यक जांचें हैं वो हैं सीरम FSH, सीरम LH, सीरम E2, उसे हम एस्ट्रेडियोल भी कहते हैं, और इसके अलावा इसके साथ साथ हम थायराइड और सीरम प्रोलैक्टिन ये जांचें भी कराना जरूरी समझते हैं। यदि किसी किशोरी को मेल पैटर्न हेयर की प्रॉब्लम या हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम ज्यादा है तो उन केसेस में हम 2 और हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं। वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि मेल हार्मोन है, और एक होता है DHES, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेनोडियोन। तो ये कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें कराने होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जब हमने इन्वेस्टिगेशंस भी करा लिए, डायग्नोसिस भी हमारी कंफर्म हो गई कि हाँ इस महिला में, इस स्त्री में, इस किशोरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। यदि हम ट्रीटमेंट पार्ट पे चलें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर डाइट। जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो जितनी भी किशोरियां हैं जिनमें वजन ज्यादा है, मोटापे की प्रॉब्लम है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई दवाई शायद उनको उतना काम नहीं करे जितना उनको ये तरीके अपनाने से उनको फायदा होगा, स्पेशली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। साथ ही जिस तरीके की डाइट, जिस तरीके का आहार आज युवतियां ले रही हैं, यदि वो उसको छोड़ करके अपनी जो प्रॉपर बैलेंस डाइट है, जो रेगुलर डाइट है, वो लेना चालू करें, साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, तो शायद उनको बहुत फायदा होगा। इसके बाद जो इसमें ट्रीटमेंट पार्ट आता है वो होता है हार्मोन्स का ट्रीटमेंट, जो कि हम पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए देते हैं किशोरावस्था में। साथ ही साथ यदि एंड्रोजन एक्सिस है तो इस तरीके के हार्मोन्स दिए जाते हैं कि वो एंड्रोजन के लेवल को भी कम करें। यदि हम युवावस्था में या लाइफ जो अपना चाइल्ड बेयरिंग एज है उस समय यदि हम ट्रीटमेंट पार्ट को देखें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, तो उसमें भी पीरियड्स को रेगुलर करने के साथ साथ वजन को कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिक डाइट, एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम है उस स्त्री को, तो उसको फिर हमें विशेष प्रकार की दवाइयां देनी होती हैं जिससे उसके अंडकोश में विकसित होने वाले अंडे का या फॉलिकल का साइज बढ़े। उसके लिए कुछ गोलियां होती हैं, यदि गोलियों से हमको फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि हमें गोलियों से कोई फायदा नहीं मिलता तो हमें फिर ऐसी स्थिति में हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जिससे उसके प्रॉपर फॉलिकल्स या प्रॉपर एग डेवलप हो और फिर उसको प्रेगनेंसी हो सके। यदि हम प्रौढ़ावस्था में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण है वापस डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि इन स्त्रियों में बहुत कॉमन होती हैं, उनका कंट्रोल रखना, अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, डायबिटीज यदि है तो उसका कंट्रोल प्रॉपर होना, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है तो उसकी प्रॉपर दवाइयां लेना। साथ ही साथ यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से माहवारी की अनियमितता है तो उसको नियमित करने के लिए एज वाइज जो हार्मोन्स का ट्रीटमेंट होता है वो लेना। इस तरीके से हर एज ग्रुप में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी में अलग अलग प्रकार का इलाज या अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट लागू होता है या देना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि जब भी इस तरीके के कोई सिम्टम्स किसी भी किशोरी में हैं तो उसे अवश्य ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वयं की जीवन शैली को बदलने की पूरी तरीके से प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पूरी तरीके से इलाज हो सकता है। धन्यवाद।